आज का पेपर पढ़ा है आपने? जी सर। हेडलाइन क्या गया था? सर हेडलाइन में था कि विज्ञानवापी मंदिर में जो शिवलिंग मिला है उसको सुरक्षित जगह पर रखने की बात कही गई और नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। दूसरा सर अभी एक और आज के पेपर न्यूज में था कि 2 युद्धपोत, एक सूरत एक उदयगिरी को कमीशन किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय खबर में? अंतर्राष्ट्रीय खबर में ये था कि मुझे एरिया का नाम याद नहीं आ रहा है। यूक्रेन का एक पार्ट को फिर से रूस ने कब्जा कर लिया है। अच्छा, तो बिहार के स्तर कोई न्यूज था? सॉरी सर, मुझे भी ध्यान नहीं। जी, अपने ज्ञानव्यापी मंदिर का और ये इतिहास विषय से भी जुड़ा हुआ है। और आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामले उठाने से भारत में सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ेगा? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कोर्ट के माध्यम से किया जाता है तो सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बढ़ना चाहिए और दोनों पक्षों की सहूलियत बरकरार रख के किया जा रहा है तो हमें लगता नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर दोनों पक्ष की बात है तो एएसआई रिपोर्ट को गुप्त रूप से जाना था लेकिन उसको लीक कर दिया गया। आपको नहीं लगता है जानबूझ के किया जा रहा है? सर मुझे नहीं लगता है कि जानबूझ के किया जाता है। अच्छा, कोर्ट कमिश्नर को हटा दिया गया। क्या नाम था कोर्ट कमिश्नर का? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, आप प्रशासन में आना चाहती हैं, क्यों? सर सबसे पहला रीज़न ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो मुझे एक साथ बहुत सारे कार्यों करने की एक अनुभव भी मिलेगा। दूसरा सर एक प्रशासन सेवा में आने के बाद एक सिक्योर जॉब मिल जाता है। और तीसरा सर मैं यहाँ आने के बाद एक जो मेरा लक्ष्य रहा था कि मैं लोगों से मिलूँ, लोगों के माध्यम से लोगों से मिलकर काम करूँ तो मुझे एक ये क्षेत्र में जो मिलता है कि मैं लोगों से डायरेक्ट संपर्क करके काम कर सकती हूँ। अच्छा, आपका जो विषय है इतिहास, यह आप कैसे मदद करेगा प्रशासन? सर प्रशासन में इतिहास का बहुत बड़ा रोल होगा क्योंकि हम कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो उससे पहले वहाँ का पूरा इतिहास जानेंगे कि कौन सा योजना कहाँ क्रियान्वित हुआ, कितना क्रियान्वित हुआ, ये मुझे इतिहास से ही पता लगेगा। तो उसके आगे ही मैं कार्य को आगे बढ़ाऊंगी। अच्छा, आधुनिक काल में तो कार्नवालिस के समय में पुलिस व्यवस्था हुई, क्या भारत में से पहले पुलिस व्यवस्था थी? सॉरी सर, गुप्त काल में पुलिस को क्या कहा था? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा ठीक है, इतिहास का कौन सा कालखंड आपको अच्छा है? सर वैसे तो इतिहास मैंने अध्ययन किया है तो मुझे इसके सारे कालखंड मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे आधुनिक भारत ज़्यादा पसंद है। क्या है ऐसी बात आधुनिक भारत में? सर आधुनिक भारत की सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से अंग्रेजों और विदेशी शासन हम लोग पे 200 वर्षों तक शासन किए और उससे हमको आज़ादी मिलना बहुत मुश्किल काम था और उस किस तरह से बलिदान और कुर्बानी के साथ हमें मिला तो मुझे वो सब पढ़ के एक गौरव सा फील होता है कि हमने किस तरह से आज़ादी प्राप्त किया। अच्छा, अभी काफ़ी जोरों से चर्चा है कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का योगदान ज़्यादा, जिन्होंने कुर्बानी की थी देश की, और बनस्पत नेहरू, गांधी। आपको लगता है कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा कुर्बानी के संदर्भ में लिखा ज़्यादा कुर्बानी है या इन दोनों को ज़्यादा? सर देश की आज़ादी में ये कभी नहीं कहा जा सकता कि कुर्बानी जो दी है वो ज़्यादा
और जो नहीं दिए हो। एक ही होता है कि हम देश को आज़ाद कराने के लिए किस हद तक अपना पूरा प्रयास किए, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता। तो मैं नहीं मानती कि कोई ज़्यादा किए, सब ने अपने स्तर से बहुत अच्छा किए थे। भगत सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन? सर भगत सिंह एक उग्रवादी तौर पे थे, अहिंसा के पथ पे नहीं चलते थे, वो हिंसात्मक प्रवृत्ति के थे। तो उन हिंसा के माध्यम से आज़ादी प्राप्त करने की कोशिश किए थे। आपको लगता है कि भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी के लिए अपने उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल किया? सर वो हिंसात्मक माध्यम से आज़ादी पाना चाहते थे। तो राष्ट्रवाद को जागृत करने में क्या भूमिका? सर उनका सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि वो सबसे कम उम्र में आके इस आंदोलन में जुड़े और उससे युवाओं को एक बहुत बड़ा पक्ष सामने आया, उनके देख के बहुत सारे सामने आए थे। और दूसरा सर ये कि वो जगह जगह जाके प्रचार करते थे कि आप आज़ादी के लिए लड़िए, ये करिए। चलिए, राष्ट्रवाद शब्द का नाम सुना है, बहुत जोर में है चर्चा में। जी सर। राष्ट्रवाद है तो होता क्या? सर राष्ट्रवाद का अर्थ ये होता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक और क्षेत्रफल एरिया के लिए जो हम अपना ध्यान दें। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को संकीर्णतापूर्ण विचारधारा बताया, इसके बदले में अंतर्राष्ट्रीयवाद की अवधारणा रखी। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय, टैगोर का अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या था? सर उनका मानना ये था कि राष्ट्रवाद जो है वो एक ही देश तक सीमित न रहकर पूरे विश्व तक जाए, और वो किसी देश के द्वारा जो दूसरे देश को गुलाम बनाया जाता था तो वो राष्ट्रवाद के माध्यम से नहीं मानते थे। हिस्ट्री। जी सर। अच्छा, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर ये देखें कि भारत के लिए टर्निंग पॉइंट किस इरा को बोलेंगे, क्या कोई ईयर बताइए? सर मॉडर्न इंडिया में अगर बात करें टर्निंग पॉइंट, तो कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था तो उसके बाद एक नया अध्याय शुरू हो जाता है, तो वहाँ को मैं टर्निंग पॉइंट मानती हूँ। उसके बाद सर जब गांधी जी का भारत में आगमन होता है तो उसके बाद भी एक टर्निंग पॉइंट आता है। ठीक। अगर हम बोलें कि 1947 में जो आज़ादी मिली, 15 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं और 14 को बंटवारा हुआ, 14 को आप जो बंटवारा हुआ उसको क्या कहेंगे? टर्निंग पॉइंट बोलेंगे? सर वो तो देश विभाजन था, तो टर्निंग पॉइंट नहीं। ऐसा बोला जाता है कि 14 को अगर विभाजन नहीं होता तो 15 अगस्त 1947 के बाद फिर कभी भविष्य में विभाजन होता बना। सहमत हैं आप? सॉरी सर, मैं इस पर पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ कि अगर नहीं विभाजन होता तो शायद आगे मांग नहीं भी हो सकती थी, लेकिन विभाजन हो गया तो पहले से मांग उठ रही थी। अच्छा, एक बात बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी होता है इसमें राज्यों को पूछा जाता है या नहीं? सर अगर राज्य से संबंधित हो तो अमेंडमेंट में पूछा जाता है। क्या कंडीशन है उसका? कंडीशन ये है कि सर अमेंडमेंट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक सामान्य बहुमत से, एक विशेष बहुमत के तहत, और सर एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो जो विशेष बहुमत के तहत जो किया जाता है तो उसमें जो कुछ ऐसे जैसे कि फंडामेंटल राइट के तहत कुछ अमेंडमेंट किया जाता है तो उसमें राज्यों से भी सहमति मांगी जाती है। अच्छा, फिनेंस कमीशन, अभी 15th फिनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, उसमें किस किस मानकों को ध्यान में रखा गया? किसके आधार पर किसी स्टेट को फंडिंग होगी सेंट्रल के द्वारा? सर मुझे ध्यान नहीं है। बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को कुछ स्पेशल प्रावधान है फंडिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्प में? सर मुझे इसका आइडिया नहीं। अच्छा, अभी जैसे बिहार में जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए कुछ योजना हो जो आपके संज्ञान में हो?
बिहार सरकार का सर। या बिहार सरकार भी और भारत सरकार का भी? सर हाँ, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं। बताइए। सर पहला योजना की बिहार उद्यमी योजना एक चल रहा है, फिर स्वयं सेवा समूह के माध्यम से भी किया जा रहा है। सर स्वयं सेवा समूह के लिए एक योजना है बिहार का जिसको एक आदर्श माना जा रहा है, कौन सा योजना है? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है। तीसरा जीविका का नाम सुने? जी सर सुने। क्या है? सॉरी सर, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है कि बिहार में इनफैक्ट अभी तो इंडिया में भी हो गया, क्या परिभाषा अनएम्प्लॉयमेंट का? सर बेरोजगारी हम उस स्तर को कहते हैं कि जब हम कार्य करने के लिए सक्षम तो रहते हैं लेकिन हमको कार्य नहीं मिल पाता है, तो उस वक्त को हम बेरोजगारी बोलते हैं। सर एक वेल ग्रेजुएट, सपोज इंजीनियरिंग बीटेक ग्रेजुएट रोड बगल में चाय बेच रहा है, ये एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है? सर ये एम्प्लॉयड होंगे, वो अपना कार्य कर रहे हैं, उनको कार्य मिल रहा है तो वो एम्प्लॉयड ही होंगे। अच्छा, अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ कि भारत और नेपाल में बीच में कुछ रिलेशन थोड़ा खराब हो गया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजिट हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं? सर हमेशा से भारत नेपाल एक अच्छे मित्र देश के रहे और रोटी का भी इनका रिश्ता रहा है, तो अभी प्रधानमंत्री का वहाँ जाना एक जो खटास थी थोड़ा बहुत आ रही थी बीच में, तो हमको लगता है कि मिट जाना चाहिए। नेपाल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सर नेपाल से हम बहुत वहाँ हम लोग बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और सर वहाँ आवागमन का भी हम लोग को पूरा सुविधा रहता है, बॉर्डर सीमा जो है वो फ्री है, तो एक हम लोग दोनों पक्ष के जो शादी विवाह का भी दोनों बॉर्डर पे हो जाते हैं, तो एक अवसर के रूप में देखते हैं कि वहाँ से भी हम और उनका जो एक्सपोर्ट होता है तो वो हमारे राज्य से होकर गुजरते हैं और कोलकाता बंदरगाह से होते हैं, तो हमें दोनों रूप से होता है। भारत और चाइना को कौन सा लाइन अलग करती है? अगर मैं भारतीय हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, कौन सा लाइन अलग करता है? सर माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे जो याद आ रहे हैं वो मैं बोलना चाहूँगी। सर मैकमोहन रेखा। हाँ। अक्साई चीन एक जगह है, ये कुछ विवाद है क्या? हाँ सर, इंडिया और चीन का विवाद है। अभी किसके कब्जे में है? अक्साई चीन अभी चीन के कब्जे में है। और भारत का क्या दावा है? कि वो मेरा क्षेत्र है। अगर मेरा क्षेत्र है उसका नाम काली स्थान काहे नहीं रख देते हैं? अक्साई चीन चीन काहे जुड़ा हुआ? सॉरी सर, मुझे इसका ब्रीफ आइडिया नहीं। अच्छा, ये आप इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं, जरा ये बताएंगे कि कॉलोनियल रूलर्स जो हमारे कुछ बहुत देर तक रूल किए और बाकी फॉरेन रूल भी रहे, जैसे मुगल्स थे वो भी बाहर से ही आए थे, उन दोनों के बेसिकली रूल में क्या एक डिफरेंस था, एक फंडामेंटल डिफरेंस था? ब्रिटिश रूल और बाकी रूलर्स जो थे उनमें क्या एक डिफरेंस था फॉरेन रूलर्स में? सर जो पिछले रूलर्स रहे थे वो जो भी कार्य करते थे वो देश के लिए ही कर रहे थे, मतलब भारत का साम्राज्य बढ़ा रहे थे, साम्राज्य के लिए कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज शासन किए तो वो अपने देश के फायदे के लिए यहाँ शोषण कर रहे थे, यहाँ से कमाया हुआ धन अपने देश वापस ले जाते थे, तो वो भारत को इन्वेस्ट नहीं होता था या इन्हें प्राप्त नहीं होता था। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर आजकल बहुत न्यूज़ में है, ये 370 आर्टिकल क्या हटाया गया है, क्या है इसका स्टेटस, क्या है प्रेजेंट स्टेटस, क्या है आर्टिकल 370 का भारतीय संविधान में? सर 370 जो हटाया गया है, ये हटाया गया है, अब ये संविधान में है यही गलत हो रहा है। सर अमेंडमेंट किया गया है उसमें। अच्छा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस डीएसपी है, राइट? जी सर। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या फर्क होता है? सर आईपीएस तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड, और इसको सर 1861 में लाया गया था,
और इसके तहत जो है कि किस तरह का दंड दिया जाए इसका प्रावधान किया गया है। और सीआरपीएस जो है सर इसके तहत जांच प्रक्रिया किया जाता है कि दंड क्या ये सही है दोषी है, वो सबका जांच किया जाता है। अच्छा, राजद्रोह सुना होगा आपने, आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है। ये कौन सा सेक्शन है आईपीसी का? बहुत सर पॉपुलर है। धारा 124A है। हाँ, कोई 3 शॉर्टकमिंग्स जो आपको अपनी वीकनेसेस लगती है, आपके 3 शॉर्टकमिंग्स। सर सबसे पहली कमी कि मैं गाना गाना चाहती हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है, अच्छे मैं गा नहीं पाती हूँ। दूसरा सर मैं थोड़ा गार्डनिंग करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे पौधे रोपा नहीं जाता, वो कच्चा रह जाता है, वो पूरी तरह जमीन में नहीं जा पाता है। और तीसरा सर मैं थोड़ा बाइक सीखना चाहती हूँ जो मुझसे हो नहीं पा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, ये इंडिया में आए दिन डिफरेंट पार्ट्स में, कभी नागालैंड का इशू, कभी खालिस्तान का इशू, कभी साउथ इंडिया का इशू, तो बेसिकली इंडिया के किसी न किसी पार्ट्स में हर समय कुछ ना कुछ इशू रहता है। आप जरा बताएंगे कि ये क्या रीजन्स हैं और ऐसा क्या करना चाहिए, शॉर्ट में कुछ ऐसा बता पाएँ कि क्यों इशूज बार बार रेज होते हैं? सर इस रीजन का ये है कि ये लोग सीमावर्ती राज्य होते हैं जो दूसरे देशों से लगते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये कि ये बाद में आए देश में, मतलब कि सर ये पहले शामिल नहीं थे, बाद में शामिल किया गया था इनको, तो हो सकता है कि कुछ अलग डिमांड रहती है, इस वजह से होता है सर। हाँ दूसरा हिस्ट्री से ही पूछते हैं, ठीक। जो लिटरेचर से भी कनेक्टेड है। भारत के आर्यन भाषा के डिफरेंट ब्रांच होते गए हैं। कौन ऐसा लर्नेड मैन थे, विद्वान पदाधिकारी थे जिन्होंने इस भाषा का विस्तृत अध्ययन करके उसका इतिहास लिखा है? सबसे पहले सॉरी सर मुझे इनका नाम नहीं पता है। ठीक।